करती रही है जी। कोई हो सकता है इस बार जो ऑपरेशन हुआ वो स्केल में बड़ा हो, ज्यादा कोऑर्डिनेटेड हो, लेकिन ऐसे पहले भी सीमा पार करके हमने घटनाओं को अंजाम दिया है। खासकर जब हमारे ऊपर कुछ हमला हुआ है तो हमने उसका बदला जरूर लिया है। तो ऐसा नहीं था कि ये पहला था। हो सकता है कि इतने बड़े स्केल पर पहला हो। जी, लेकिन जो आर्मी ऑपरेशन कमांड के चीफ थे उन्हें भी आना पड़ा मीडिया के सामने, और ऐसा लग रहा था कि जैसे पहली बार हो। तो जैसे आपने कहा कि इसका राजनीतिकरण जो किया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण था। बिल्कुल। मैं फिर भी मैं अभी भी फिर से कहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसका जो राजनीतिकरण सभी पार्टीज ने मिलकर किया, कहीं बैनर लगाए, पोस्टर लगाए, कहीं कोई सबूत मांगने लग गया, इससे उल्टा असर पड़ा सेना के मनोबल पर भी, और पाकिस्तान पर भी ये दबाव आया कि कुछ न कुछ जवाबी कार्रवाई करे, और तभी एलओसी के ऊपर टेंशन भी ज्यादा हुआ। कुछ तो हमें उम्मीद थी, लेकिन कुछ उनके ऊपर दबाव इस वजह से भी पड़ा होगा। पिछले कुछ टाइम से जैसे आपने भी कहा कि सेना को राजनीति में घसीटा गया, चाहे वो साहस और शौर्य के लिए अपने बैनर पोस्टर्स के जरिए दिखाया गया, खासकर उत्तर प्रदेश को उसमें कोट किया गया। और पिछले दिनों ही वेस्ट बंगाल में भी नाकों पे सेना की जो तैनाती थी उसको लेकर के भी वहां के मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर के कहा कि सरकार आर्मी के माध्यम से दबाव बनाने की पहल कर रही है। ऐसा कभी होता रहा है कि ये एक टाइम पीरियड के लिए अपनी एक एक्सरसाइज आर्मी करती रहती है? मैं समझता हूं जो पश्चिम बंगाली घटना बता रहे हैं, जितना मुझे ज्ञात है कि शायद मुख्यमंत्री जी को पता नहीं था कि ये एक, उनको इन्फॉर्मेशन सही नहीं थी। ऐसी एक्सरसाइजेस तो हम रूटीन में करते हैं जी। तो उसकी इन्फॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं? इन्फॉर्मेशन पक्का देते हैं, पक्का देते हैं। हाँ। वो उन तक क्यों नहीं पहुंची या पहुंची नहीं पहुंची ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक रूटीन में एक जो ऐसे कुछ करते हैं तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्मेशन देते हैं। बिल्कुल। चलिए, लेकिन ये बात सही कह रहे हैं आप कि इस तरह के ऑपरेशंस होते रहे और इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। दूसरा एक सवाल यहाँ पे यह है कि आप यूएनओ का भी आपको एक्सपीरियंस रहा। यूएन में जब फोर्सेस तैनात करते हैं तो शांति सेना के आप एक जो कोर है उसके डिप्टी चीफ भी रहे वहां पे, और खासकर इजराइल और हिजबुल्लाह की जो लड़ाई थी उसमें भी रहे। उस वक्त का पीरियड जो रहा आपके लिए चैलेंजिंग तो निश्चित रूप से आर्मी में हर कदम चैलेंज का है, लेकिन वो भी एक विदेश की धरती पे जाके आपको कई देशों की सेनाओं का आपको एक यूनिट मिलती है और उसमें आपको हैंडल करना बड़ा ही अद्भुत अनुभव था ये मेरे लिए। मैं पहली बार विदेश जा रहा था सेना की तरफ से, और फिर से कहूंगा ये सौभाग्य ही था जी। वहां पर मैं गया तो वहां करीब 7 देशों की टुकड़ियां थी हमारे पास। यूरोपियन देश भी थे, अफ्रीकन देश भी थे, एशियंस भी थे, और जाते ही वहां हिजबुल्लाह इजराइल में लड़ाई छिड़ गई 34 दिन की। तो हम तो न्यूट्रल थे, शांति सेना तो हिस्सा नहीं लेती किसी भी तरफ से, हम तो शांति बनाने के लिए गए थे। तो हमारी हालत वैसी थी जैसे सैंडविच में कटलेट की होती है कि आप कुछ कर नहीं सकते, दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है, कुछ गोले आपके ऊपर भी गिर रहे हैं। हमारे भी सैनिक कुछ मरे, कुछ घायल हुए, कुछ जान माल को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन फिर भी हमने जो वहां हासिल किया उन 34 दिनों में, हमने हजारों सिविलियंस की जानें बचाई अपने संरक्षण में लेकर उनको, क्योंकि पलायन हो रहा था दक्षिण लेबनान से इजरायली हमलों के वजह से। और उसमें एक बटालियन हमारी भी थी, 4 बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अभी भी लोग याद करते हैं उनको कि उन्होंने कितनी असंख्य जानें बचाई और लोगों को सांत्वना दी, सहारा दिया, सपोर्ट दिया। उसके बाद मिशन एक्सपेंड हुआ, 29 देशों की सेना आ गई, 2000 से 15,000 हो गए हम। हमारे पास टैंक आ गए, हमारे पास आर्टिलरी की तोपें आ गई, हमारे पास नेवी आ गई। पहला मिशन यूएन का जिसमें नेवी भी थी। तब हम थोड़े और सशक्त थे कि एक लड़ाई छिड़े उससे पहले हम रोक पाए, इसलिए इतनी ताकत हमें मिली। तो उसको वो एक अनुभव बड़ा अद्भुत था कि इतने यूरोपियन देश हैं, 22 यूरोपियन देश थे उसमें। मैं चलिए एक बार यूएन के आपके ऑपरेशन के बाद में वापस मैं जम्मू कश्मीर पे लौटना चाहूंगा। आपने कहा कि रिएक्शन होते हैं वहां पे, और आपकी बातों से भी लगता, हमें भी ऐसा लगता है कि दोनों देश कई बार इस बात की पहल किए कि शांति बहाली हो, लेकिन दूसरा जो युद्ध पाकिस्तान के साथ में और फिर उसके बाद में कारगिल का जो रिएक्शन आया उसके बाद से और दूरियां बढ़ी। नरेंद्र मोदी ने काफी पहल भी की
और ये कि उनकी पहल का राजनीतिकरण भी किया गया कि आप वहां पे जब उनके मैरिज फंक्शन में आप चले गए, उसके बाद में हमें पठानकोट मिला, उसके बाद में आपने और पहल की तो उसके बाद में उड़ी हमला मिला, इस तरह की बातें कही जाती हैं और मुझे लगता है कि इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या किया जा सकता है कि दोनों मुल्क, वहां की पब्लिक चाहती है कि शांति बहाली हो, क्योंकि चाहे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में लोग आए या फिर एजुकेशनल टूर पे जो लोग आते हैं, उनका सबका ये कहना होता है कि हमें यहां करके और बेहतर लगता है। तो ऐसा क्या है कि दोनों मुल्कों के बीच में शांति बहाली नहीं हो सकती? मैं तो योगेंद्र जी ये कहूंगा कि हमारी दुश्मनी राजनीति के बल पर ही है जी। राजनीति की वजह से ही है। वैसे देखो तो जो पाकिस्तानी है वो हमारे जैसे लगते हैं, हमारी भाषा बोलते हैं, एक ही हम भाषा बोलते हैं, हिंदी उर्दू का मिश्रण बोलते हैं। वो उर्दू ज्यादा बोलते हैं, हम हिंदी ज्यादा बोलते हैं, और सोच समझने का तरीका भी तकरीबन वैसा ही है। और देखिए 70 साल पहले, जब आजादी से पहले तो हम एक साथ रह ही रहे थे, फिर ऐसा क्या हुआ? राजनीति, विभाजन ठीक से नहीं हुआ, फिर वो एक धर्म के आधार पर देश बना। फिर पाकिस्तान के जो ठेकेदार हैं या उनके जो रूलर्स हैं, उनका ये मानना था कि, या उनकी सोच थी कि भारत की बराबरी करें हर चीज में। कश्मीर को लें, कश्मीर एक मुद्दा था, तब से ही 4 लड़ाई हम लड़ चुके हैं, और पाकिस्तान बखूबी जानता है कि कन्वेंशनली हमको नहीं हरा सकता जी। हम उनसे कहीं ज्यादा सुपीरियर हैं, मिलिट्री माइट में, इकोनॉमिक